का दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए होम साइंस के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हो, जैसे कि होम साइंस हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, एजुकेशन हुआ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनका सिलेबस आपको नहीं पता है कि भैया क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, और ये भी नहीं पता है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, अगर मान लो किसी तरीके से पता भी हो जा रहा है, तो हिंदी का एक सिलेबस है, हिंदी और संस्कृत का दो ऐसा सिलेबस है जिसको अगर छोड़ दें तो बाकी के सारे सिलेबस आपको किस में, इंग्लिश में मिल जाते हैं। बट आपको वो सारे सिलेबस समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सारे किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा। आपको क्या करना है, पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए आपको डीडीयू गोरखपुर में चाहिए, क्या चाहिए, डीडीयू गोरखपुर, तो आप डालेंगे डीडीयू। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, सेमेस्टर फर्स्ट डालेंगे, फिर ठीक है सेमेस्टर का नाम डालेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर कॉमा लगा के आप सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, जैसे कि होम साइंस का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए, ठीक है, या हिंदी का चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, या जियोग्राफी का चाहिए, जिसका भी आपको सिलेबस चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। केवल तीन शब्द आपको लिखने होंगे, एक तो यूनिवर्सिटी का नाम, दूसरा सेमेस्टर आपको बताना है, और तीसरा आपको सब्जेक्ट का नाम। तीन बताकर छोड़ देना है, आपको उसका सिलेबस जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि देखें तो हमारे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन लगातार, समझ सकते हैं, एक कमेंट लगातार हमें देखने को मिल रहा था, सर डीडीयू होम साइंस, डीडीयू होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, डीडीयू होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसा हमें 3 से 4 कमेंट देखने को मिला। तो इस वजह से जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और इसका सिलेबस आपका हिंदी में तैयार कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका किससे, तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से आपका क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस से बिलोंग करता है वहाँ से। तो जितने भी बालक डीडीयू से एमए होम साइंस कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बात करें किसके बारे में, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पेपर नंबर 2 चाहिए, पेपर नंबर 3 चाहिए, पेपर नंबर 4 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में आना होगा और आपको लिखना होगा सर पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो आपको उसका पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पेपर का कोड बताया गया है, जैसे बताया गया है HSCM 501 ही आपके पेपर का कोड है। यहाँ पर पेपर का टाइटल दिया गया है, टाइटल क्या है, रिसर्च मेथड्स स्टैटिक्स, ठीक है, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके पेपर का नाम है, पेपर नंबर 1 का। ऐसे पेपर नंबर 2 का नाम है फूड साइंस, ठीक है, ऐसे ही पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, चारों का यहाँ पे टाइटल दिया गया है और साथ ही साथ इनका कोड भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। हालांकि जब आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ पर ऊपर ही पेपर कोड लिखा होता है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी लिख सकते हैं और जानकारी के लिए चाहें तो आप इनका पेपर कोड याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें मार्क्स की, तो हर एक पेपर पे आपको 100 नंबर मिलने वाले होते हैं। कितने, 100 नंबर मिलने वाले होते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं, 25 प्लस 75, 25 प्लस 75 के कॉम्बिनेशन में आपको ये मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से 25 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, जो कि मिड टर्म परीक्षाएं जो करवाई जाती हैं, तिमाही परीक्षा जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, वो आपका जो करवाया जाता है वहाँ पर आपको 25 नंबर उससे मिलेगा, बाकी 75 नंबर आपको जो आप एग्जाम देंगे उसका मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं क्रेडिट्स की, तो क्रेडिट आपको टोटल यहाँ पर 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। बट यहीं पर पाँचवें पेपर की बात करें, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको टोटल 225 नंबर मिलते हैं, और अगर क्रेडिट्स की बात करें तो टोटल 9 क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 200 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, जो किस पर बेस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 पर बेस्ड होते हैं। चारों पेपर पर बेस्ड जो प्रैक्टिकल होता है उस पर आपको 200 नंबर मिलते हैं, और प्लस में 25 नंबर आपको सेमिनार का मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से पॉइंट क्रेडिट की बात करें तो चारों पेपर पर बेस्ड आपको टोटल 8 क्रेडिट दिए जाते हैं, और प्लस में 1 क्रेडिट आपको किसका दिया जाता है, सेमिनार का दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा आई होप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी और फोर्थ सेमेस्टर में भी बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट वहीं पर पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। ठीक है, पेपर का कोड दिया गया है और पेपर का नाम बताया गया है, रिसर्च मेथड्स स्टैटिक्स एंड
कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके पेपर का नाम है, पेपर नंबर 1 का नाम है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आपको टोटल 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, ठीक है, 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस बताया गया है, बांटा गया है। बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो है कितने पॉइंट्स में, तो आपका टोटल 11 12 1 13 पॉइंट्स में आपका पूरा सिलेबस बांटा गया है, 13 हिस्सों में बांटा गया है। 13 हिस्सा जो मतलब आप कह सकते हैं 13 पार्ट्स जो हैं आपको सारे के सारे पढ़ने होते हैं, एक एक को हम समझेंगे। हालांकि इंग्लिश का सिलेबस तो आपको ऑलरेडी वेबसाइट पर मिल भी जाता है, बच्चे डाउनलोड भी कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बट आपको समस्या कहाँ पे आती है सर, हिंदी में। तो हम हिंदी सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो इंग्लिश वाले जितने हैं वो एक नज़र डाल सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी हम चलेंगे किस पे, इंग्लिश सिलेबस के ऊपर चलेंगे, जो आपका अभी हम ले चल रहे हैं, ठीक है। एक बार दिखा दें, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बात करते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब यहाँ पर कुछ सजेस्ट की गई हैं बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एक एक करके बताई गई हैं। ये 2 3 4 5 कई सारी बुक्स बताई गई हैं जो आप यहाँ पर आराम से खरीद सकते हैं और उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर जो भी वो चलती हो, क्या बोलते हैं, 6 बुक्स बताई गई हैं, 6 की 6 बुक्स आप खरीद सकते हैं। बाकी हो सकता है आपके यहाँ पर कोई नोट्स चलता हो, कोई सीरीज चलती हो, अगर चलती है तो उनका नाम भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग किसके ऊपर चलते हैं, तो हिंदी सिलेबस के ऊपर चलते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका हिंदी में आ गया है। इसका हिंदी रूपांतरण करवाया जाता है, ट्रांसलेट करवाया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एज इट इज़ आ जाती हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करने पर कोई मतलब नहीं निकलता है। जो नाम होता है वही होता है, चूँकि नाम का अगर नाम को ट्रांसलेट करें, जैसे मेरा नाम देवेश है, अब इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो या इंग्लिश में या उर्दू में, फारसी में, नाम तो नाम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, बट जितनी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा सकता था वो सारी चीज़ें की गई हैं। एक एक करके आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पेपर का कोड, वही आपका है, ठीक है। पेपर का नाम अगर देखें हिंदी में तो क्या है, शोध विधियाँ, सांख्यिकी और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट्स आपको 4 मिलते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अब एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। कौन से विज्ञान के बारे में, होम साइंस एक विज्ञान है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे कि होम साइंस एक विज्ञान है। इसकी प्रकृति, जिसे आप कह सकते हैं, प्रकृति के बारे में पता करेंगे कि वैज्ञानिक है या सैद्धांतिक है, तो आपकी इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, विज्ञान है, इसके बारे में। प्लस में इसमें कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ यूज़ में लाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर, और हम इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा रहता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। वहीं पर बात करें दूसरे टॉपिक के बारे में, तो दूसरा टॉपिक आपका है गृह विज्ञान विषय में सांख्यिकी। गृह विज्ञान विषय में सांख्यिकी की क्या आवश्यकता होती है, क्या जरूरत पड़ती है, और गृह विज्ञान से सांख्यिकी किस प्रकार से संबंधित है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अनुसंधान की भूमिका के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि अनुसंधान की भूमिका क्या होती है, ठीक है, किसके अंतर्गत, जो है शोध के अंतर्गत आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं गृह विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें अनुसंधान की भूमिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक इसी में 2 नंबर में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है अनुसंधान का उद्देश्य। अनुसंधान की भूमिका को पढ़ेंगे, साथ साथ अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके स्पष्टीकरण के बारे में और नियंत्रण के बारे में और भविष्यवाणी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसंधान का स्पष्टीकरण, अनुसंधान के ऊपर नियंत्रण और अनुसंधान की भविष्यवाणी, मतलब कोई भी अनुसंधान करने से पहले जो भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है, जिसे आप परिकल्पना भी कहते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, किसके, टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत। बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, अनुसंधान के प्रकार के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। किसके बारे में, अनुसंधान के प्रकार के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें पहला आपका आ जाता है ऐतिहासिक प्रकार, अनुसंधान का ऐतिहासिक प्रकार। दूसरा आपका आता है वर्णनात्मक प्रकार। तीसरा प्रयोगात्मक। चौथा आपका केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा आपका सामाजिक अनुसंधान के बारे में, और छठा आपका सहभागी अनुसंधान के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे टॉपिक 3 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं टॉपिक 4 में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो टॉपिक 4 में हमें शोध समस्या की परिभाषा पढ़नी होती है और साथ साथ उनकी पहचान। शोध में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनका पहचान करेंगे और साथ ही साथ उनको परिभाषित भी करेंगे। ये चौथे टॉपिक के अंतर्गत चीज़ें पढ़ी
जाती हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें 5वें नंबर टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो चर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के चर होते हैं, जिसमें से पहला का नंबर चर कौन सा आता है, शोध समस्या का चयन करना, ये पहला चर है। दूसरा आपका आ जाता है औचित्य, ठीक है। और तीसरा चर आपका आता है समस्या का सिद्धांत का, ठीक है, समस्या का सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ परिकल्पना के बारे में, जिससे हम क्या कहते हैं, पूर्व निर्धारित या पूर्वाग्रह भी कह देते हैं, उसके बारे में। मूल्य मान्यताएं क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सीमाएं और सीमांकन के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। वहीं पर बात करें टॉपिक नंबर 6 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, तो टॉपिक नंबर 6 के अंतर्गत आपको संभाव्यता, ठीक है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसका सिद्धांत हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसका, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत हम पढ़ते हैं यहाँ पर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या जिसे आप कह सकते हैं संभाव्यता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें पहला चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, तो पहली चीज़ पढ़ते हैं जनसंख्या और नमूना के बारे में। नमूना मतलब कि सैंपल्स देखते हैं, जिनको आप सैंपल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कहते हैं कि इसका सैंपल, तो उसी तरीके से जनसंख्या और नमूना के बारे में देखेंगे। दूसरी चीज़ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संभाव्यता नमूनाकरण, ठीक है। क्या संभाव्यता नमूनाकरण मतलब कि जो आपका संभाव्यता, जो प्रोबेबिलिटी है, उसका हम क्या करेंगे, सिंपल्स देखने का पढ़ेंगे, देखेंगे, जिसमें से पहला आपका आता है सरल यादृच्छिक, ठीक है। दूसरा आपका आता है व्यवस्थित यादृच्छिक, ठीक है, नमूनाकरण। पहला कौन सा आता है, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। दूसरा आपका आता है व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण। तीसरा आता है आपका दो चरण और बहुचरण नमूनाकरण। और अगला आपका आता है समूह नमूनाकरण। इतने प्रकार के जो है नमूना संभाव्यता नमूनाकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि इतने हो सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में गेस लगाना कि ये संभावनाएं बन सकती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ जो हम जो है संभाव्यता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे गैर संभाव्यता नमूनाकरण, जिसके हम उद्देश्यपूर्ण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोटा और यादृच्छिक स्वैच्छिक नमूनाकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम स्वैच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, उसी को हम स्नोबॉल नमूनाकरण भी कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स जो हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस के अंतर्गत सारी चीज़ें आपकी एक एक करके क्लियर कर दी जाएंगी, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपको केवल क्या करना है, सभी सिलेबस देखना है। सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आप सिलेबस के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। जितनी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं उनको ग्रहण करते रहिए। बात करते हैं जो 7वीं टॉपिक होती है, 7वीं टॉपिक के अंतर्गत क्या हम पढ़ते हैं, अनुसंधान डिजाइन के मूल सिद्धांत। मतलब कोई भी अनुसंधान जो होता है उसको डिजाइन किया जाता है, तो डिजाइन करने से पहले कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें आपका आता है शोध डिजाइन का उद्देश्य। जो शोध डिजाइन किया जाता है, जो बनाया जाता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, तो पहला उनका पढ़ेंगे मौलिक उद्देश्य, दूसरा पढ़ेंगे अनुप्रयुक्त और कार्रवाई उद्देश्य, तीसरा पढ़ेंगे खोजपूर्ण और वर्णनात्मक उद्देश्य, चौथा प्रयोगात्मक उद्देश्य, अगला आपका सर्वेक्षण और केस अध्ययन उद्देश्य, ठीक है। और अगला आपका कौन सा रहेगा, आपका रहेगा पूर्व व्यापी उद्देश्य, ठीक है। तो शोध डिजाइन के हम इतने उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक जो आपका आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, अनुधैर्य, ठीक है, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ काट के बारे में। उसके बाद सह संबंध परख के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अब 8वां जो टॉपिक आपका आ जाता है वो आता है डेटा एकत्रण उपकरण, ठीक है। हमें कोई भी शोध करने से पहले डाटा को इकट्ठा करना होता है, डेटा को इकट्ठा करना होता है, तो उनका एकत्रण उपकरण, किन उपकरणों के द्वारा उनको एकत्रित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से पहला आपका आता है अवलोकन के द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा को एकत्रित करते हैं। दूसरा प्रश्नावली के द्वारा, मतलब कि एक सूची तैयार की जाती है जिसमें प्रश्न रखे जाते हैं और उन प्रश्नों को पूछा जाता है, उन प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है, उसके द्वारा करते हैं। तीसरा साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, उसके द्वारा, ठीक है। चौथा आपका स्केलिंग विधि। स्केलिंग विधि के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, पढ़ाया जाएगा। केस स्टडीज़ के बारे में, केस स्टडीज़ का मतलब किसी चीज़ की फाइल आपने उठाई जो पहले से ही दी हुई थी, उनके बारे में, या आप उतर के भी गृह दौरे के बारे में, ठीक है। गृह दौरा किसे कहते हैं, जब आप किसी के दरवाजे पर जाकर क्या करते हैं, एक तरीके से ये क्या बोलते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। घर पर जाकर किसी के सर्वे करते हैं, तो उस तरीके से। चौथा अगला आपका आ जाता है कौन सा, माप उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है। ये
एक डेटा एकत्र करने के इतने उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा का एकत्रण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। नौवां टॉपिक आपका कौन सा आ जाता है, नौवां आपका आता है सांख्यिकीय मापों की संकल्पनात्मक समझ। ठीक है, क्या आता है नौवें टॉपिक में हम क्या करते हैं, जो सांख्यिकीय माप होते हैं उनकी संकल्पनात्मक समझ क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण और प्लस में हम सारणियन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन और भिन्नता के माप के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं 10वें टॉपिक के बारे में। तो 10वां टॉपिक जो आपका आता है उसमें हम आवृत्ति वितरण के बारे में, ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राम के बारे में, आवृत्ति के बारे में, बहुभुज के बारे में, तोरण के बारे में, द्विपद वितरण के बारे में, फिर सामान्य वितरण के बारे में, सामान्य प्रायिकता के बारे में, ठीक है, उसके बाद तालिकाओं का उपयोग। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं जब आप सांख्यिकी पढ़ते हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को ग्राफ के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि चित्र के द्वारा जब हम किसी चीज़ का आंकड़ा निकालने का कोशिश करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो एक एक करके आपको समझाई जाएंगी, बहुत ही सरल होती हैं। ठीक है, ये पढ़ने वाले जो मैथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है जो मैथ से संबंधित है। ठीक है, 11वां टॉपिक जो आपका आता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं पैरामेट्रिक। क्या पैरामेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के बारे में, फिर परिकल्पना का परीक्षण देखते हैं। परिकल्पना के परीक्षण में टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद महत्व के कौन कौन से स्तर हैं उसके बारे में जानते हैं। फिर आप उसके बाद ची स्क्वायर परीक्षण के बारे में भी जान पाते हैं। ची स्क्वायर परीक्षण जो है आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, ये भी बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा, बस केवल नाम ही आपको ऐसा लग रहा है। विशेषताओं की फिट स्वतंत्रता की अक्षाई 2x2 और R×C, ठीक है, आकस्मिकता तालिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ छोटे नमूनों के लिए छात्र परीक्षण का अनुप्रयोग, जो छोटे नमूने होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, छात्र परीक्षण का अनुप्रयोग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। माध्य के लिए अनुपात में अंतर, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। बात करते हैं 13वीं टॉपिक के बारे में जो कि आपके इस पेपर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना होता है, जिसमें हम MS ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। MS ऑफिस में किसके बारे में, MS वर्ड के बारे में, MS एक्सेल के बारे में, MS पावर के बारे में, ठीक है, पॉइंट के बारे में, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द डाटाबेस, ठीक है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उसके बाद फॉक्स प्रो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। आई होप ये आपके 13 के 13 टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपकी एक एक करके क्लियर करवाई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा, कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।